टॉपिक हमारा चल रहा था रिफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि देखो रिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया किसने कहां पर क्या एक्टिविटीज की थी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुल हुआ तो उसके पीछे कॉजेस क्या है, कारण क्या है। देखो हमने देख लिया ये कि मार्टिन लूथर ने, ज्विंगली ने, कैल्विन ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग कंट्रीज में रिफॉर्मेशन मूवमेंट को कंटिन्यू किया। इन्होंने चर्च के सिस्टम में अपनी तरफ से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, साथ में जो चर्च का सिस्टम था उसने भी अपनी तरफ से रिटेलिएट किए, वो भी हम जानेंगे। चर्च सिस्टम में कैसे रिफॉर्मेशन किया। सबसे पहला काम तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने नेशनल चर्चेस को प्रमोट किया। पहले तो क्या था, केवल कैथोलिक चर्च जो कि रोम बेस्ड था और उसी से एसोसिएशन बाकी जो चर्च थे वो ड्रॉ किया करते थे। बट यहां पर इन्होंने क्या कर दिया कि रोम के चर्च से एसोसिएशन का काम इतना नहीं चलेगा, अब क्या करना है यहाँ पर कि हमें हमारे खुद के नए सेपरेट चर्च बना लेने हैं जिनको नेशनल चर्चेस बोले, ठीक है। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, ये जो प्रोटेस्टेंट्स जो थे, इन्होंने देखो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एक्सपेंशन किया अपना। फ्रांस और स्पेन ये दो ऐसे कंट्रीज थे या दो ऐसे नेशन स्टेट थे जहां पर प्रोटेस्टेंट्स का इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं देखने को मिला। इन दो को छोड़ करके यूरोप के बाकी कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्थ जर्मनी, यहां पर एक्सपेंशन बहुत हद तक देखने को मिला था अगर हम बात करें रिफॉर्मेशन प्रोसेस का, ठीक है। अब देखो इसमें जो प्रोटेस्टेंट्स का जो आइडिया था उसमें नेशनल चर्च स्टैब्लिश करने की बात कर दी थी। इसके अलावा आपने देखा कि हेनरी एट, इंग्लैंड का जो किंग था, उसने चर्च से अपनी एसोसिएशन तोड़ दी थी। तो उसके रिजल्ट के तौर पे उसने अपना खुद को ही चर्च का एक लीडर जो था उसके तौर पे डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे में जो एंग्लिकन जो मूवमेंट था उसका भी एक शुरुआत प्रोटेस्टेंट मूवमेंट से रिलेटेड थी। और फिर बाद में इंग्लिश जो चर्च था उसका खुद को हेड भी डिक्लेयर कर दिया था, किसने, हेनरी एट्थ ने। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखो इसके सक्सेस के पीछे क्या कारण थे वो हम टू द पॉइंट जानने की कोशिश करें। सबसे पहला तो ये देखो कि ये जो लीडर्स थे, देखो ये लूथर, कैल्विन, इनसे पहले विक्लिफ और ह्यूस, इन्होंने भी अपनी तरफ से मूवमेंट को स्टार्ट तो किया था। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इन दोनों लीडर्स ने एक गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि इन्होंने सोशल इश्यूज पे अटैक कर लिया है, सोशल इश्यूज को पिक किया। जबकि लूथर ने और कैल्विन ने सोशल इश्यूज को ज्यादा दिमाग में नहीं रखा, इन्होंने रिलीजन को ही रिफॉर्मेशन में लाने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि विक्लिफ और ह्यूस ने क्या किया, लोगों को एनकरेज किया कि भाई आपके समाज में बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों को हमें ठीक करना है। तो समाज का नाम लिया तो फिर लोगों ने ज्यादा इतना पार्टिसिपेशन नहीं दिया, उल्टा ऑब्जेक्शन हुआ इनका। तो इनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना कि लूथर और कैल्विन को मिला। कैसे, क्योंकि इन्होंने, रिफॉर्मर्स ने खुद ने अपने आप को चेंज किया और सोशल डिस्पैरिटीज को हाईलाइट नहीं किया। तो इस तरीके के मिस्टेक को अवॉइड करने की वजह से लूथर और कैल्विन के मूवमेंट को सक्सेस मिली। पहला पॉइंट, सोशल डिस्पैरिटीज को इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका क्या था कि लूथर ने जो पीजेंट रिवोल्ट हो रहा था, मतलब जो खेती और मजदूर थे ना वहां पे जर्मनी वाले एरिया में, वहां पर जो रिवोल्ट कर रहे थे, जो बुर्जुआ क्लास थी उसके खिलाफ में, तो उनका सपोर्ट नहीं किया इन्होंने। ऐसे में अगर पीजेंट रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया, बुर्जुआ क्लास ऑटोमेटिकली फेवर में आएगी कि नहीं। और बुर्जुआ क्लास कौन थे, वो ही मिडिल क्लास जो कि पैसे वाले बने ही थे उस टाइम पर। तो उन्होंने रिफॉर्मर्स का सपोर्ट किया। तो इन्होंने ये भी गलती नहीं की, पीजेंट्स को सपोर्ट अगर कर देते ना तो ये बुर्जुआ क्लास सपोर्ट में नहीं आती, और ये सपोर्ट में नहीं आती तो रिफॉर्मेशन प्रोसेस काम नहीं कर पाता। पर इन्होंने क्या किया, पीजेंट रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, तो बुर्जुआ क्लास इनके रिफॉर्मर्स की सपोर्ट में आ गई, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट जो कॉज था वो ये कि जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था ना, उसमें लूथर और कैल्विन ने हमेशा से एक कोशिश की कि नेशनलिज्म को हमें ज्यादा फेवर करना है, ना कि पॉप या चर्च को। कुल मिलाकर बात यह थी कि पॉप की अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है राष्ट्र पर। राष्ट्र पर अथॉरिटी अगर होगी
तो वो किसकी होगी? रूलर की। अब ये चीज इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोली, बस इन्होंने क्या कह दिया कि चर्च अपने हिसाब से अपनी मनमानी करके और फिर नेशनल आइडियाज को सब्ज्यूम करके चलते हैं या फिर अपने हिसाब से नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो बोले ये जो चीज है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पॉप को तो सीधा डिस्कार्ड किया ही था इन्होंने। तो ऐसे में इन्होंने क्या कह दिया कि स्टेट और रिलीजन दोनों में अगर देखें तो स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट एंड सोवरन मैनर में काम करेगा। इसका मतलब चर्च का कोई लेन देन नहीं है अगर हम स्टेट के इंटरनल अफेयर्स की बात करें। चर्च का लेन देन है तो किससे है? इन्होंने क्या कहा? रिलीजन से। तो ये जो आइडिया था ना, इस आइडिया से जो वहां के किंग थे वो बड़े इन्फ्लुएंस हुए कि यार वाकई में बात तो सही है कि रिलीजन की वजह से किंग अपना काम, अपने एक्शंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो बोले कि इसमें एक काम करते हैं, रिफॉर्मर्स को हम सपोर्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा? रिलीजन हो गया सेपरेट। अब किंग अपने खुद के जो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं उनको खुद से मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके से रिलीजियस रिफॉर्मर्स को चर्च को सेपरेट करने के साथ में वहां के किंग्स ने भी सपोर्ट दिया। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। फिर आप देखो नेक्स्ट जो कॉज था वो ये था कि यहां पर देखो कि रिलीजियस रिफॉर्मेशन में एक चीज और बोली थी कि प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल जो किंग है वो खुद अपने पास में रख सकता है। नहीं, चर्च क्या करते थे? हमेशा चर्च के पास में प्रॉपर्टी रहती थी। इवन किंग भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करता तो पहले चर्च को कोई ना कोई ट्रिब्यूट देना पड़ता। अब किंग अपने हिसाब से इकोनॉमिकल इश्यूज को मैनेज कर पा रहा था। थर्ड कॉज क्या था सक्सेस का? कि चर्च का जो प्रैक्टिकल यूजफुलनेस थी, क्या कि वो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस दे दिया या फिर जो कहते हैं ना कि रिलीजियस एक्टिविटीज में चर्च की जो इंपॉर्टेंस थी, जिसमें मेन चीज तो क्या आ रही थी निकल के? वो थी कि भाई आप गॉड से अगर कम्युनिकेट करना चाहते हो तो पॉप के थ्रू ही कर सकते हो। तो उस चीज को सीधा ऑब्जेक्शन में ला दिया। तो कुल मिलाकर के रेनेसेंस वाले पीरियड में लोगों को इंडिपेंडेंट रहने का मौका मिला। रेनेसेंस पीरियड के बाद में एजुकेशन का मूवमेंट, एजुकेशन एक्सपेंड हुई तो लोगों को समझाने में ज्यादा जोर नहीं आया। और रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने लोगों के सोशल और इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को भी स्ट्रेंथन कर दिया, चेंज कर दिया। तो कुल मिलाकर के आप देखो कि कितना ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो तीन कॉज आप जरूर याद रखोगे। पहला, सोशल इश्यूज पे इन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की। दूसरा, इन्होंने स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन की बात की। और तीसरी बात क्या कही कि चर्च की जो रेलेवेंस थी, प्रैक्टिकल यूजफुलनेस, उसको खत्म कर दिया। तो इन तीन चीजों की वजह से ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था वो बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया। अब आ जाते हैं कि देखो रिफॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस या साइड इफेक्ट तो हुआ ही होगा। अब वो साइड इफेक्ट क्या था वो हम जानते हैं। सबसे पहला तो है काउंटर रिफॉर्मेशन। देखो रिफॉर्मेशन प्रोसेस के चलते क्या हो गया था कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे इनकी रेलेवेंस तो बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, और जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनकी रेलेवेंस लगातार डिक्लाइन कर रही थी। तो ऐसे में इन्होंने सोचा, रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने, यार ऐसे तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने भी जो एविल्स थे, मतलब जो भी कमियां थी इनके सिस्टम में, रोमन कैथोलिक्स के में, उनको रिफॉर्म करने के लिए अपनी तरफ से चेंजेस का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, और उन्हीं चेंजेस को क्या बोला गया? द काउंटर रिफॉर्मेशन। इससे क्या हो गया कि जो रिफॉर्मेशन के नाम पर प्रोटेस्टेंट्स का रेलेवेंस है वो बढ़ रहा था, उसको कैसे काउंटर किया जाए? तो इन्होंने कैथोलिक चर्च में जो भी कमियां थी उनको रिफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलेंगे द काउंटर रिफॉर्मेशन। इन्होंने निश्चित परिवर्तन किए ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, चर्च के में। अब इन्होंने क्या क्या टेक्निक अपनाई वो जानते हैं कि कैथोलिक चर्च में काउंटर रिफॉर्मेशन के नाम पे क्या क्या एक्टिविटीज हुई। ये टॉपिक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सिलेबस इतना बड़ा नहीं है पर समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो काउंटर रिफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज आती है दैट इज काउंसिल ऑफ ट्रेंट। देखो, होली काउंसिल ऑफ चर्च जो कि ऑर्गेनाइज होती थी इटली के ट्रेंट में 1545 से शुरू हो गई थी और बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी 18 साल के पीरियड में। कुल मिलाकर के मुद्दा क्या था कि भाई हमें कैथोलिक चर्च के सिस्टम में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, नहीं तो ये इंग्लिश ये जो है प्रोटेस्टेंट्स हैं ये बोला हमें टिकने नहीं देंगे। तो इन्होंने 18 साल तक
बहुत सारी मीटिंग्स की जिसको बोला गया होली काउंसिल ऑफ चर्च, ठीक है। और उसमें इन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, जैसे कि चर्च का कोई भी ऑफिस लॉन्ग रन के लिए बेचा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के पैसे की लेन देन को इन्होंने रिड्यूस करने की बात की। दूसरा इन्होंने रिफॉर्म क्या किया कि जितने भी बिशप्स हैं, मतलब जो पोप्स हैं, जो पादरी हैं, बोलो वो अपनी ड्यूटीज को इंटीग्रिटी के साथ में परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब जो उनकी ड्यूटी है लोगों को एक तरीके से एनलाइटन करने की, और जो उनका काम है प्रेयर का, वही काम करेंगे, इसके बजाय दूसरे काम में अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रीस्ट है उसकी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा जो नेसेसरी प्रीचिंग है, इसका मतलब प्रमोशन है, जो पूजा करवानी है, जो भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना है, तो उसके लिए क्या काम हो, बोला नेटिव लैंग्वेज को यूज करना है। अब देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आया। पहले केवल लैटिन लैंग्वेज में काम होता था चर्चेज में, अब वहां पर लोकल लैंग्वेजेस को भी, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोशन मिल गया। और ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट था, जिसमें आप देख सकते हो कि लूथर ने जो चीज शुरू की थी, सबसे पहले बाइबल को जर्मन में कन्वर्ट करना, और उसका फिर बाद में इंपैक्ट यहाँ पर आप देखो काउंटर रिफॉर्मेशन में, ठीक है। इसके अलावा प्रीस्ट जो है वो ऑस्टेरिटी और सिंपल लाइफ को फॉलो करेगा। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है दयालुता, ठीक है। नहीं, पहले तो आपको पता ही, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि कितना ज्यादा क्रूअल बिहेवियर हुआ करता था। अब इन्होंने देख लिया कि भाई साहब कंपटीशन आ गया है मार्केट में, दूसरी कंपनी आ गई है, ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट्स है, अब वो हमारी कंपनी कैथोलिक कंपनी को बंद करवा देगी। इसलिए इन्होंने फिर क्या कर दिया, सिंपल लाइफ की तरफ मूव कर गए, क्योंकि ऑब्जेक्शन था ना लुथेरियंस का। इनका क्या ऑब्जेक्शन था कि भाई चर्च का नाम लेकर के ये भोग भोग रहे हैं, जबकि इनको जिंदगी जीनी चाहिए एकदम न्यूट्रल, ठीक है। तो ये ट्रेंट जो कन्वेंशन थी, ट्रेंट काउंसिल थी, उसमें ये डिसीजन लिए गए। इसके अलावा कैथोलिसिज्म को बहुत एक रिवाइवल का रिलीफ मिला यहाँ से, ओके। और कैथोलिक चर्चेज ने अपनी फिर से जगह बनानी शुरू कर दी इन पॉलिसीज को, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके। तो एक तो ये हो गया काउंटर रिफॉर्मेशन का पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था काउंटर रिफॉर्मेशन का, जेसुइट ऑर्डर। जेसुइट ऑर्डर में क्या था, इसको शुरू किसने किया था, इंडिविजुअल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इग्नेशियस लॉयला, ठीक ना। इग्नेटियस भी बोला जा सकता है, ठीक है, इग्नेटियस लॉयला। ये देखो आर्मी पर्सनल था, स्पेनिश सोल्जर था, ठीक है। फिर क्या है कि एक लड़ाई में थोड़ा सा वुंडेड हो जाता है, तो इसने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं तो कैथोलिक चर्च को मेरी जिंदगी डेडिकेट करूंगा। और कैथोलिक चर्च की जो रेलेवेंस थी उसको प्रमोट करने में इस बंदे ने अपने इस जेसुइट ऑर्डर के बेसिस पे बहुत हद तक मेहनत की थी। देखो जेसुइट ऑर्डर शुरू किसने किया, इग्नेटियस लोयाला ने, और शुरू किया था 1534 में। काम क्या था कि भाई इसने जो भी आप देखोगे चर्च का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसको बिल्कुल मिलिट्री पैटर्न पे लाने की कोशिश की। इसका मतलब डिसिप्लिन की बातें करने लग गया था ये बंदा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी कैसा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जैसे मिलिट्री में होता ना वैसे। साथ में ह्यूमिलिटी, पीटी, ओबीडियंस, डिवोशन टू पॉप, ये कुछ वैल्यूज थी, उनकी शपथ दिलाने का काम कर दिया कि भाई आप दूसरों के लिए दया भाव का रखोगे, एक जेनरस बिहेवियर रखोगे, आप डाउन टू अर्थ रहोगे, आप ओबीडियंट रहोगे, ऐसा नहीं एरोगेंट बन के अपने हिसाब से मनमानी करोगे, नहीं। जो भी जो कैथोलिक चर्चेस को फॉलो करना चाहता है उसको ओबीडियंट होना होगा, उसको लॉयल्टी शो करनी होगी, और पॉप के लिए डिवोशन भी दिखाना होगा कि हाँ पॉप जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं, और उनकी हमें हेल्प करनी है, या फिर जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं वो हमें मानना है। तो ऐसे में ये जो इंस्टीट्यूशन था जो कि यहां से शुरू हुआ था, जेसुइट ऑर्डर, इस ऑर्डर में बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एनकरेज किया गया था लोयला के द्वारा पॉप्स को। इससे क्या है, जो क्रिश्चियनिटी है उसको डाउन टू अर्थ लाने में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बन पाई थी। भाई सीधी सी बात है, अच्छा खासा प्रॉपर्टीज थी, पहले प्रॉपर्टीज थी तो फिर बाद में वो क्यों एक आराम की जिंदगी जीते, वो तो भोग भोग रहे थे, बढ़िया मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे थे। तो इन चीजों में भी रिफॉर्म्स इसने इंट्रोड्यूस किया। साथ में इस इंडिविजुअल का, लोयला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, वो थी क्रिश्चियनिटी को विदेशों तक भी फैला देना। आप देखो कैथोलिसिज्म को चाइना तक पहुंचाया, इंडिया तक पहुंचाया, जापान, अमेरिका, यहां तक पहुंचाने का काम किया
जेसुइट ऑर्डर के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इवन मुस्लिम वर्ल्ड में भी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करवाया था लोयाला ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंटर रिफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट। अब काउंटर रिफॉर्मेशन में तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इंक्विजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था कैथोलिक चर्चेस के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए। पर ये जो इंक्विजिशन वाला आइडिया था ना, बीच में बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था, जैसे जैसे हम समझेंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखो, इंक्विजिशन जो है वो बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन साबित हुआ, पर वही चीज है कि इसने कैथोलिसिज्म के प्रमोशन में एक हर्डल का काम भी किया। क्योंकि ये क्या था, ये एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम रिलीजियस कोर्ट था इंक्विजिशन। इसमें क्या होता था कि जो लोग भी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करो, उनको पनिश करो, और फिर उनके बाद में या तो उनको कन्वर्ट करा दो या देश निकाला दे दो। इस तरीके की एक्टिविटीज थी इसके अंडर में। तो आप देखो, पॉप पोल थर्ड ने ये 1542 में फिर से स्टार्ट कर दिया था। पहले चलता था एक कैथोलिक क्रिश्चियंस के अंडर में, पर इस इंक्विजिशन को बंद कर दिया गया था। क्यों, सीधी सी बात है, इस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करोगे तो लोग कितने परेशान हो जाएंगे भाई, कोई अपनी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर कैथोलिक चर्चेज ने इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को स्क्रैप कर दिया। पर फिर जैसे ही जो ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे इन्होंने अपना एक्टिविटी बढ़ाई, तो पॉप पोल थर्ड ने भी अपनी तरफ से 1542 में इस इंस्टीट्यूशन को रिवाइवल दे दिया। और होना क्या था, प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनको आइडेंटिफाई करो और उनको पनिश करो। ऐसे में ये रहा कि शुरुआती टाइम पर तो बहुत सफलता मिली, पर लॉन्ग टर्म में जब देखा ना, तो चर्च की रेपुटेशन पर बहुत बड़ा काला धब्बा साबित हुआ था ये इंक्विजिशन वाला जो प्रोसेस था। तो ऐसे में इसने फिर कैथोलिसिज्म को ज्यादा प्रमोट होने में एक हिंड्रेंस का काम किया बजाय के प्रमोशन के। पर फिर भी एक रिफॉर्मेशन के प्रोसेस को तो काउंटर करने के लिए रीस्टार्ट किया ही इसने, पॉप पॉल थर्ड ने। तो कुल मिलाकर के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है, उनमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, काउंटर रिफॉर्मेशन। ठीक है, जिसके 3 पार्ट्स हमने देख लिए। फिर जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस था, दैट वाज एंड ऑफ क्रिश्चियन यूनिटी। देखो, सीधी सी बात है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था यूरोप क्रिश्चियनिटी के नाम पे। एक तो प्रोटेस्टेंटिज्म, एक हो गए थे कैथोलिसिज्म को फॉलो करने वाले, और डिवाइड हो गया था पूरा यूरोप। लड़ाई होती थी जबरदस्त इनके बीच में, तो ये डिवीजन का कारण बन गया था यूरोप में। तो क्रिश्चियनिटी के 2 पार्ट हो गए अब यहाँ पे। फिर चाहे नॉर्थ जर्मनी देखो, स्कैंडिनेविया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है, ठीक है, तो वहां पर अच्छे से समझाया हुआ मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। ठीक है, तो वहां पर आप देखो, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है। स्कैंडिनेविया और डेनमार्क भी इसको इनमें इंक्लूड कर लो। इसके अलावा बाल्टिक प्रोविंस कौन सी आ गई, आज के कंट्रीज में नाम देखो, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। ठीक है, ये कंट्रीज आ जाते हैं उधर। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यहाँ पर प्रोटेस्टेंटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। ठीक है, पर वही चीज है कि इसका रिजल्ट ये रहा कि डिवीजन हो गया। ठीक है ना, फिर और भी बाकी एरियाज में भी फैलने लग गया था रिफॉर्मेशन का जो आइडिया था, जैसे लूथरेनियम, इसके अलावा कैल्विनिज्म, इसके अलावा एंग्लिसिज्म। ये तो इंग्लैंड में था, ये स्विट्जरलैंड से ओरिजिन हुआ, और ये कहाँ पे गया, लूथरेनियम कहाँ पे चला गया, मेजर जर्मनी वाले एरिया में। तो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में डिवीजन हो गया, यूनिटी खत्म हो गई। फिर आगे जब डिवीजन हो गया तो रिफॉर्मेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आया, ग्रोथ ऑफ इनटॉलरेंस। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे ये दोनों के दोनों ग्रुप, दोनों जबरदस्त लड़ाई में उलझने लग गए थे। एनिमिटी और हॉस्टिलिटी, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और कहीं पर भी मौका मिले वहीं पर लड़ाई शुरू। तो इस तरीके की स्ट्रगल चलने लग गई, और इसमें जो कैथोलिक्स थे उन्होंने कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ से जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको मरवाया। और आप देखो, फ्रांस में कैथोलिक्स, अभी हमने देखा शुरू में, स्पेन और फ्रांस ऐसे 2 एरियाज थे जहां पर रिफॉर्मेशन का इतना इफेक्ट नहीं गया, बाकी फिर भी पूरे यूरोप में देखने को मिला था। तो फ्रांस में कैथोलिक्स ने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को मारा, और एक
लार्ज स्केल पे जो मैसेक्री हुआ था, हत्याकांड हुआ था प्रोटेस्टेंट्स का, इसको क्या बोला गया? मैसेकर ऑफ सेंट बर्थोलोमेव डे। ठीक है, तो एक सेंट थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को प्रमोट किया, उनकी लीडरशिप में जो भी प्रोटेस्टेंट्स थे उनको बहुत बुरे तरीके से मारा गया। तो ये मैसेक्री वहां पर हुआ, एक मास किलिंग जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मोर और लेस वैसा ही। इसलिए फिर बाद में जिस दिन ये असैसिनेशन किया गया था लोगों का, उसको इस डे के नाम से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, मैसेक्री ऑफ सेंट बार्थोलोमेव्स डे। ओके, तो ये एक कॉन्सिक्वेंस था कि इनटॉलरेंस जबरदस्त फैल चुकी थी यूरोप में। ठीक है, और 1560 से लेकर, यहां से देखो 1560 से लेकर 1630 तक का टाइम था, उसमें चुन चुन करके प्रोटेस्टेंट्स को मारा गया था, जिसको विच हंटिंग भी बोला गया था। और ये हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे घटिया पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। यहां पर आप देखो मर्डरस ओडियम बोला गया था, क्लाइमेक्स में कब पहुंचा था? 30 साल का पीरियड, 1618 से 1648 तक इतने बुरे तरीके से मारकाट मची थी धर्म के नाम पर, जो आज हमें ज्ञान देते हैं वो लोग। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का यही बेनिफिट है भैया, आइडिया तो लगेगा ना कि जो लोग हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं वो कहाँ कितने गिरे हुए थे। फिर चौथा कॉन्सिक्वेंस क्या था? इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी। देखो ये चीज हमने ऑलरेडी भी देख ली है, जैसे हमने बात की थी रेनेसेंस की, तो वहां पर एक चीज निकल के आई थी क्या, कि ह्यूमन को सेंटर में ले लिया गया था। पहले तो क्या था, चर्च, चर्च के आसपास में सब कुछ घूमता फिरता रहता था, अब ह्यूमन सेंटर में आ गया था। तो रिफॉर्मेशन पीरियड के टाइम पर भी एक इंडिविजुअल को पूरा अधिकार दे दिया कि आपको अगर भगवान से अपना मिलन इंश्योर करना है, साल्वेशन, या फिर जो कहता है ना कि मोक्ष आपको लेनी है, तो उसके लिए आप क्या करो, खुद से ही बाइबल को पढ़ो, पोप की जरूरत ही नहीं है आपको। तो एक इंडिविजुअल ने जब बाइबल को पढ़ा तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को उन्होंने एनकरेजमेंट मिला उनको। ठीक है, तो ऐसे में अपने आप में एक मैन की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज थी। पर्सनैलिटी ऑफ मैन डेवलप्ड, पर्सनैलिटी इसी को बोलते हैं, जब आप खुद से खुद में खुद का डेवलपमेंट कर लेते हो, वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और वो यहाँ से शुरू हो जाता है। नहीं तो पहले क्या था, रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस थी, पोप ने जिसको आगे बुला लिया वही सुपर, और जिसको पोप ने नहीं बुलाया वो फ्लॉप। ऐसे तो काम कैसे चलता। फिर आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, डेवलपमेंट ऑफ रूलिंग पावर्स। सीधी सी बात है, रिफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या बोला, कि बोला स्टेट पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए रिलीजन का, दोनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें। और ये चीज तो कैल्विन ने साफ साफ बोली थी, है ना। तो ऐसे में स्कैंडिनेविया, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, यहाँ पर रूलर्स ने रातों रात अपने अधिकार संभाल लिए, और हेनरी ने तो अपनी तरफ से एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया, चर्च का हेड भी खुद को डिक्लेयर कर दिया था इंग्लैंड में, है ना। और साथ में जो चर्चेस की जो प्रॉपर्टीज थी उनको भी एनेक्स कर लिया था रूलर्स ने। बोला चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर प्रेयर पे होनी चाहिए, ट्रिब्यूट होना चाहिए गॉड को, ना कि वहां पर प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन हो। इस तरीके से रूलर्स ने भी अपना पावर ग्रैब करना शुरू कर दिया। फिर आ गया प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई सीधी सी बात है, बुर्जुआ क्लास को इन्होंने प्रमोट किया था, बोर्जुआइज को, तो उसके चलते क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा जो एक डेवलपमेंट था लग्जरी लाइफ का, वो हर किसी के मन में आने लग गया। भाई मिडिल क्लास का मतलब क्या है, जो लोग ट्रेड किया करते थे बट चर्च के चक्कर में आने की वजह से पूरा कमाया हुआ पैसा उनके हाथ से निकल जाता था, पर अब वो उस पैसे को रिटेन करके लग्जरी लाइफ भी जी रहे हैं, और उनको देख करके लोग और भी एनकरेज हो रहे थे, यार हमें भी तो लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए। तो ऐसे में आप देखो कि जो बुर्जुआ क्लास थी उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोशन बहुत दिया। वैसे तो इसकी नींव कब लग गई थी, रेनेसेंस के टाइम पे लग गई थी, पर यहाँ पर अब और ज्यादा इसको प्रमोशन मिला। मतलब चर्चेस की जो प्रॉपर्टी पे राइट थी ना, उसको कर दिया डाउन। नहीं तो जो कन्वेंशनल मेथड थे, परंपरागत तौर पे अगर देखें तो क्रिश्चियनिटी में क्या था, कैथोलिक चर्च के अलावा कोई प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकता था, पर मिडिल क्लास ने उस चीज को ऑब्जेक्ट किया। और जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी जो बुर्जुआज थे उनके कॉज को प्रमोट किया। तो मिडिल क्लास ने जो सपोर्ट किया ना, उससे फिर ये ट्रेड और कॉमर्स को और ज्यादा प्रमोशन मिला, रिलीजन भी प्रमोट, रिलीजियस जो चेंजेस लाने थे वो भी आ गए। तो ये चीजें हो गई। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट आया रिफॉर्मेशन का, दैट वाज डिफ्यूजन ऑफ नेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर।
देखो हमने देख लिया था ना कि लूथर ने बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। इवन आप खुद ने अभी हमने देखा कि जो काउंटर रिफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हुआ था उसका रिजल्ट क्या था कि लोगों को अब बातचीत भी करेंगे तो कैथोलिक चर्च भी किस में करेंगे प्रीचिंग, मतलब प्रमोशन जो है रिलीजियस टेक्स्ट की लोकल लैंग्वेजेस में। तो आप खुद देख लो कि मदर टंग को कितना एक आइडेंटिफिकेशन मिल गया। तो ये चीजें हुई कॉन्सिक्वेंस के तौर पे, रिजल्ट के तौर पे। कुछ अच्छे रिजल्ट थे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स थे इस रिफॉर्मेशन प्रोसेस के। ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये समरी है, आप खुद से देख लेना। ओके, तो ये तो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।